नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज हमारे साथ भाऊ तोरसेकर जी हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ से आज बात करेंगे बिहार को लेकर के। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। एक्चुअल में 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान के संपन्न होने के साथ दावे और प्रतिदावे हो रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये कि जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें 56% के आसपास टर्नआउट था और इसमें ये बढ़कर के 65% के आसपास हो गया है। तो 56 और 65 यानी करीब करीब 8.5-9% का बूस्ट है, बूम है। 2020 के मुकाबले अगर इतना अधिक मतदान हुआ है तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है, इंक्लूडिंग वो जन स्वराज वाले अपने पीके प्रशांत किशोर, उनका कहना है कि बदलाव के लिए है। और फिर उनकी पूंछ पकड़ करके बाकी लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो सिर चढ़ करके बोल रहा है। और चूंकि ज़्यादा मतदान हुआ है, इतना ज़्यादा मतदान हुआ है, हालांकि एक फैक्टर ये है कि SIR भी हुआ है और 69 लाख मतदाता सूची से हटे, 21 लाख बढ़े भी हैं। लेकिन जब आप 69 लाख से 21 को घटाते हैं तो भी 40-41 लाख मतदाता तो घटे ही हैं 2020 के मुकाबले। अब इनमें 18 लाख के आसपास ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं थे, उनके नाम भी मतदाता सूची में थे। ऐसे भी थे जो बिहार से बाहर थे या जिनके 2 जगह नाम थे, उनके नाम हटे हैं। तो सवाल ये है कि जो ये व्याख्या की जा रही है, और ये पहली बार नहीं है जब अलग अलग राज्यों में मतदान बढ़ा हो, टर्नआउट बढ़ा हो और नतीजे भी प्रो इनकम्बेंसी रहे हों, यानी जो सत्ता में है उसी को मतदाताओं ने चुना हो। तो भाऊ, इस पूरी ये कवायद और बयानबाजी और ये वाद विवाद चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं शुरू करूंगा तो मार्क ट्वेन से करूंगा। मार्क ट्वेन करके अंग्रेजी के एक बड़े लेखक हुआ करते थे। तो जब पहली बार अमेरिका गए थे तो वहाँ पत्रकारों से बात करते हुए कुछ ऐसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला कि आप अमेरिकन हो, आपकी जो स्टाइल है सोचने की, उसमें एक गड़बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि एक तो सीधा साधा झूठ होता है, छोटा मोटी झूठ बात तो हम हर दिन बोल लेते हैं ज़िंदगी में, लेकिन एक होता है जो भयंकर झूठ होता है, सरासर झूठ होता है। लेकिन उससे भी अगर डेंजरस क्या है तो स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़ेबाजी। तो ये सब मामला अब आंकड़ेबाजी पर आया कि इतने हो गए, इतने कम हो गए, इतने बढ़ गए। मैं एक सिंपल सा गणित आपको सुनाता हूँ। मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद बिहार का पूरा वोटर संख्या जो है वो समझो 6 करोड़ थी। अब 6 करोड़ में से 69 या आप जो कुछ बोल रहे 59 वगैरह जो कुछ कट गए, तो पहले जब 54% होती थी उसको 100% माना जाता था। अगर कुल संख्या घटी है और 90 ही बची है तो 90 में जो 55% है वो आराम से निकल कर आगे जाता है 60-63%। तो ये ज़्यादा वोटिंग हुआ बोलना ये आंकड़ेबाजी की करामत है, मैं नहीं मानता। हाँ, एक बात है लेकिन कि इसमें एक बात है कि अगर वोटिंग में गड़बड़ हुई है तो वोट चोरी हुई है जो हम 3 महीने से सुन रहे हैं, तो उसमें संख्या बढ़ी कैसे, इसका कोई खुलासा नहीं है। ये प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये सब एक छलावा है। वोटिंग वैसे ही होती आ रही है, पिछले 70 सालों से इसी ढंग से होती आई है।
कुछ नई बात नहीं है। हाँ, एक बात है कि अगर पिछली बार से इस बार वोटिंग ज़्यादा हुई है, ज़्यादा मोटिवेट होकर लोग आए हैं, तो उसको हम प्रो इम्प्रूवमेंसी बोल सकते हैं। वरना तो लोग ये चेंज होता नहीं है, हम लेके क्या करेंगे, हम नहीं जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है, इससे लोग आलसी लिथार्जिक घर में बैठे रहते, वो नहीं रहे। और उसके अनेक कारण हो सकते हैं कि जो फ़ायदे मिले हैं लाभार्थी है, और उसके सिवा जो 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले गए, अभी उसमें महिलाओं के कितने वगैरह आंकड़े आने बाकी है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर ये हुआ है जिस ढंग के आंकड़े आए हैं, मैं बोल रहा हूँ ये परिवर्तन की बात नहीं है। परिवर्तन की बात 2014 में थी, जिस ढंग से एकदम जंप हुआ था। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी मारी जाने के बाद जो वोटिंग हुआ था वो रिकॉर्ड माना जाता था, वो रिकॉर्ड 2014 में टूटा, 2014 का रिकॉर्ड 2019 में टूटा। तो वो जो बढ़ता है तो वो प्रो इनकम्बेंसी होता है, वो परिवर्तन के लिए नहीं होता। तो मैं मानता हूँ कि ये परिवर्तन का नहीं है। अच्छा, परिवर्तन के भी अलग अलग छटाएँ होती है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि जो सत्ता में बैठे हैं उनको ये करेंगे, वो हटाएंगे। परिवर्तन ये भी हो सकता है कि जो इन पर आरोप हो रहे हैं, ये आरोप बंद होने चाहिए, और बंद होते हैं तो उसके लिए जो प्रयास होता है उसको भी परिवर्तन ही कहा जाता है। तो समाज की, मीडिया की जो सोच है वो बदलने के लिए परिवर्तन की लहर हो सकती है। और भाऊ ये भी कहा जा रहा है, आज मैं राहुल गांधी का बयान भी देख रहा था, कुछ दूसरे लोगों के बयान देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि 12 से 13 मंत्री ऐसे हैं नीतीश सरकार के जिनके खिलाफ भी, मतलब उनकी भाषा में कहूँ तो उनके खिलाफ भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो जो अभी आप कह रहे हैं उसके हिसाब से तो हम ये भी मान सकते हैं कि मंत्रियों का शायद काम बेहतर रहा है, या ओवरऑल बिहार में चूँकि मतदान बढ़ा है, टर्नआउट बढ़ा है, तो वहाँ भी बढ़ा है। उसको अलग से दूसरे चश्मे से देखना तर्कसंगत है क्या? नहीं, वो तो ऐसा क्या है वो मुझे, हाँ, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, ये भी कहा जाता है ना। तो आप जिस ढंग से देख रहे हो, मैं एक औरत है जिसको बेटा माँ बोलता है, पति पत्नी बोलता है, वो उसका बाप है उसको बेटी मानता है, तो महिला तो एक ही है, तो उसके 3 रूप कहाँ से आ जाते हैं? तो ये सोचने की और देखने की बात होती है, हम किस ढंग से उसको देखते हैं। अब हर कोई देखने वाला है, वो अपने दिमाग से देख रहा है, तो देख नहीं रहा है, वो सोच रहा है, और जो सोच रहा है वो उसको दिखाई देता है। तो इसलिए जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है या जो कुछ संख्या बढ़ी है, तो उसका हर एक कोई अपने तरीके से अंदाज़ा निकल रहा है, लेकिन वो सही होने का कोई कारण नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो कुछ पिछले 3-4 महीने से चल रहा था, ये अगर वो रेफरेंस लेकर, संदर्भ लेकर हम अगर देखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि शायद ये प्रो इनकम्बेंसी की सुनामी हो सकती है। सुनामी इसलिए है कि अगर लोग नाराज़ है तो वोटिंग कम होता, लेकिन वोटिंग कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो आरोप, अब लोग आरोपों से तंग आ चुके। पिछले कुछ सालों से कम 15-20 सालों से आरोप हो रहे हैं, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं निकल रहा है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। देखो, मोदी जी तो 24 साल से आरोप सहते आ रहे, 3 बार मुख्यमंत्री बने, 3 बार प्रधानमंत्री बने। तो ये सबसे बड़ा सबक है कि आरोपों के भरोसे पर, आरोपों के ज़मीन पर खड़ा होकर कुछ बयानबाजी करना अब रुकना चाहिए। तो 12 मंत्रियों के खिलाफ आरोप थे। अब आप किसको भ्रष्टाचार कहते हो, ये भी समझना ज़रूरी है। अब देखिए, आज की महिलाएं जो कपड़े पहनती है, उसको 20-40 साल पहले नंगापन बोला जाता था। आज कोई नंगापन बोलता है? नहीं बोलता है।
आम जनता भी नहीं बोलती, कोई तकरार भी नहीं करता। तो इसका मतलब 40 साल पहले की जो भाषा परिभाषा थी वो आज बदली है, तो वोटर के दिमाग में भी वो बदलाव आए हैं। आप जिसको मीडिया में भ्रष्टाचार बोलते हो वो आम जनता की जीवन में उसको भ्रष्टाचार नहीं कहते, और अगर नहीं कहते तो उसका परिणाम भी उसके वोट पर होता है। और इसलिए जिनके खिलाफ हुआ है आरोप, उनके यहाँ वोटिंग बढ़ी है, तो शायद ये भ्रष्ट नहीं है ये बताने के लिए भी ज़्यादा लोग बाहर आए होंगे, ये भी है। तो हर एक की सोच पर निर्भर है। नहीं, उसमें भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। मेरा ये कहना था कि जितने उनकी सरकार में मंत्री हैं उनमें से 12 या 13 मंत्रियों की कॉन्स्टिट्यूंसी में टर्नआउट जो है वो बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है, तो वो भ्रष्टाचार वाली बात नहीं थी। लेकिन भाऊ आप डे वन से ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह का परिणाम महाराष्ट्र में आया है लगभग उसी तर्ज पर बिहार जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसी दिशा में बिहार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप चूँकि बहुत नज़दीकी से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और जब आप किसी राज्य के परिणाम के बारे में कुछ कहते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। और मैंने देखा है 95-97% तक आपकी बातें सही साबित हुई हैं। आपने जो हरियाणा के बारे में कहा, जो महाराष्ट्र के बारे में कहा, जो दिल्ली के बारे में कहा, लगभग वैसे ही रिजल्ट आए। और अब बिहार के बारे में आप ये आकलन कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं या कौन से ऐसे आधार हैं जिनके बल पर आपको लगता है कि यहाँ भी वो फैक्टर हैं जो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में रहे? जी, इसके 2-3 कारण हैं। देखो, मैं जब बोलता हूँ चुनाव के नतीजों के बारे में, तो एक बात होती है कि जो परिस्थितियाँ दिखाई देते हैं, माहौल दिखाई दे रहा है, और दूसरी बात है जो जानकारी मेरे पास है औरों के पास नहीं है, उससे फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये मेरा अंदाज़ा है, असेसमेंट होता है। अब देखिए, मैंने दिल्ली में हो, हरियाणा में हो या महाराष्ट्र में हो, जो बोला था, जो जानकारी मेरे पास थी, ये बहुत लोगों के पास नहीं थी। और दूसरी बात ये होती कि आम जनता के मन में क्या चल रहा है। वो जनता खुले दिल से जहाँ बोलती है, तो वो अगर हम सुने और समझने की कोशिश करें तो मेरे लिए कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में जब मोदी जी की संख्या 240 तक आ गई, तो मोदी या बीजेपी से ज़्यादा डिस्टर्ब थे, हिंदू डिस्टर्ब थे। वो अब ओपनली बोलने लगे थे। तो उसका मतलब ये, मैंने बार बार वो एग्जाम्पल दिया है कि बच्चा जब शरारत करता है तो पेरेंट्स गुस्से में आ जाते, 2 थप्पड़ लगा देते हैं। लेकिन अगर गलत जगह थप्पड़ लगे और डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाने के समय आ गए, तो बच्चा नहीं रोता है, उतने माँ बाप रोते। तो उसी ढंग से 24 के नतीजे थे वो आम जनता को पसंद नहीं आए थे। उनको लगा कि हमने गलती की है, या तो वोटिंग को नहीं गए या गलत जगह वोट किया। तो उसका दुख बीजेपी को नहीं था कि बच्चा तो हमारा है, मोदी देश के लिए प्रधानमंत्री होगा, लेकिन हिंदू लोक संख्या के लिए मोदी उनका बच्चा है। थोड़ा इधर उधर हो गया तो इतनी बड़ी सज़ा देने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो पछतावा है वो रिफ्लेक्ट होगा। ये मैं हरियाणा के बारे में बोल रहा था। और जब हरियाणा में हो गया तो मैंने हरियाणा का जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी, तब मुझे पता चला था, और उसी आधार पर मैं पिछले जयपुर डायलॉग के बीच में हुआ था और बाद में महाराष्ट्र हुआ था। तो मैं बार बार उस वक्त बोल रहा था कि शायद महाराष्ट्र में सुनामी आ जाएगी। तो उसका कारण था कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन हरियाणा के बारे में निकाली थी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी उस आधार पर महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे, क्या हो रहा है, वो जब मैं देख रहा था, तब उसके आधार पर मैंने बोला था कि अगर महाराष्ट्र में एक वोटर को कम से कम 2 या 3 बार एनडीए और बीजेपी और आरएसएस उसके साथ पर्सनली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका तो परिणाम आता है।
मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि जिनके साथ बात की वो सब के सब आपको वोट देंगे, लेकिन कम से कम जो बीच वाले होते हैं वो अगर 10%, 15%, 20% इधर के उधर हो जाए तो इधर के कम होते, उधर के बढ़ते, उधर के 10% बढ़े तो इनके हिसाब में 20% कम हो जाते। वो इनका 10 कम हो जाता है, उधर का 10 बढ़ जाता है, तो मतलब गैप हो गया 20% का। तो इसलिए मैंने कहा था कि महाराष्ट्र में सुनामी आएगी, क्योंकि जिस ढंग से कम्युनिकेशन हो रहा था वो मुझे पता था। अब बात है दिल्ली की, तो महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार का शपथ विधि भी नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा था, लेकिन जिन्होंने मेहनत की थी, आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता थे, वो दिल्ली निकल गए थे उस वक्त, और उनमें से कुछ गिने चुने लोग बिहार में तैयारी करने के लिए निकले थे। तो सही। 1 साल पहले अगर आरएसएस के लोग बिहार में प्लानिंग करने के लिए निकले और 4 महीने 6 महीने के बाद जो दिल्ली में होने वाला था उसके लिए कार्यकर्ता निकल गए थे, तो अगर 1 साल से उसका प्लानिंग हुआ है और प्लानिंग भी इस ढंग का हुआ है कि आरएसएस के कार्यकर्ता बिहार में जाकर, दिल्ली में जाकर जो काम कर रहे थे वो काम सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार के लिए नहीं था, क्योंकि उम्मीदवार पक्का नहीं था, महाराष्ट्र में भी नहीं था, बिहार में भी नहीं था। तो प्लानिंग ये था कि हमको बिहार की 243 सीटें 243 जीतनी है। तो उम्मीदवार कौन पड़ता है उसका मतलब नहीं है, हमको एनडीए को जिताना है। अगर आरएसएस एनडीए को जिताना चाहती है तो वो काम सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं होता। और अगर आप कम से कम 10 महीने से लगे हुए हो और आपके सामने वाले उस ढंग से टक्कर की नेट प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, तो आप मैच क्या खेलोगे और कहाँ से जीतोगे? इसके मेरा जो असेसमेंट होता है उस आधार पर होता है। और अगर आज कल जो 6 तारीख को पहले फेज का वोटिंग हुआ है उसमें आंकड़े बढ़े, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का है, ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी 1 साल पुरानी जानकारी, आज की नहीं है। तो इसलिए अगर वोटिंग ज़्यादा हुआ है वो प्रो इनकम्बेंसी हुआ है और एनडीए के तरफ हुआ है, ये मैं छाती ठोक कर बता सकता हूँ। आप नेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं भाऊ। जब नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत थी उस समय तो इनमें से कुछ लोग या तो आपस में सींग भिड़ाए हुए थे, या इनमें से कुछ लोग मलेशिया की और लैटिन अमेरिका के देशों की यात्रा पर निकले हुए थे, और इससे भी 6 महीने पहले वो बिहार में जाकर के झांक भी नहीं रहे थे। और जो बिहार में थे लालू पुत्र तेजस्वी, वो भी मतदाताओं के बीच में उस तरीके से नहीं जा रहे थे, या जो दूसरे सहयोगी दल थे उनके, महागठबंधन के, उनके साथ उनका उस तरह का संपर्क, संवाद और समन्वय नहीं हो रहा था। ये बड़ा भारी कन्फ्यूजन था कि बड़ा भाई कौन है और जिम्मेदारी किसकी है संवाद स्थापित करने की। जैसे अमित शाह कभी कुशवाहा को बुला रहे थे, कभी मांझी को बुला रहे थे, कभी चिराग से बात कर रहे थे और शॉर्ट आउट कर रहे थे चीज़ों को। तो आज अगर टर्नआउट अचानक 8-9% बढ़ गया है, तो अचानक इनको लग रहा है कि हमारी वजह से कोई चमत्कार हो गया। यानी ये एक तरीके से पर्दे से गायब थे, सीन से गायब थे। और राहुल गांधी तो कभी तालाब में जाकर के मछली पकड़ रहे थे, कभी कुछ दूसरे काम कर रहे थे। तो कौन सा बेस है जिसके आधार पर ये इस तरह का दावा कर रहे हैं कि भाई ये नीतीश और मोदी के खिलाफ टर्नआउट है और हमारे पक्ष में है? नहीं, इनकी बात ये करती है ना कि सबूत बाद में देखेंगे, पहले आरोप करेंगे और फिर ये क्या समझते कि मैंने आरोप किया है वही तो सबूत है, मैंने आरोप किया है। अभी ये सबूत की बात तो बाद आती है। ये आजकल बोलते हैं कि मुझे कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं, कोर्ट को सो मोटा एक्शन लेना चाहिए, शपथ पत्र देने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोर्ट में याचिका क्या होता है, याचिका भी शपथ पत्र होता है। लेकिन इसीलिए उनको लगता है कि मैंने बोला है तो सच है, वो तब चेक करने की, जांच करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए कारण ये नेट प्रैक्टिस की बात तो आपने बोली मैंने पकड़ के, तो
मैच तो क्रिकेट की है और ये फुटबॉल खेल रहे थे। ये बॉल उड़ा रहा था तेजस्वी के पास, तेजस्वी उड़ा रहा था इसके पास, और ज़मीनी तौर पर कुछ का। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हो तो आपके जो ज़मीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो भी खाली आलसी बैठे हैं। उनको पिछले 3 महीने से लग जाना चाहिए था काम पे। अब देखो, अभी बीएमसी का चुनाव शायद दिसंबर में होगा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता मुंबई में पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं। और अभी जो उनके खिलाफ लड़ने वाले हैं महाविकास आघाड़ी, उनमें तय नहीं हो पा रहा है कि राज ठाकरे को साथ लेंगे या नहीं लेंगे। अगर राज ठाकरे के साथ उद्धव जाएंगे तो उद्धव भी साथ में लेंगे या नहीं लेंगे। इस पर ही इनका चर्चा चल रहा है। और ज़मीन पर इनका कार्यकर्ता, मराठी में इसके लिए बड़ी कहावत है, बैल गेला आणि झोपा गेला, यानी बैल तो लाए और उसको काम में लगाने के बजाय मैं सो गया तो बैल भी सो गया, तो खेत में कुछ काम हुआ नहीं। तो इस ढंग से होता है और समय निकल जाता है। उसके बाद आप कितनी भी मेहनत करो तो कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसे वक्त अगर दूसरे के खेत में फसल दिख रही है तो नज़दीक जाकर भी नहीं देखते, बोलते वो दिख रही है ना, वही तो हमारी फसल होगी, क्योंकि हमने तो बैल लाया था। लेकिन बैल लाए तो बैल से जोता था क्या खेत, मशागत की थी क्या? तो कहने का मतलब ये है कि जब समय था काम करने का, इन्होंने काम नहीं किया है। लोगों तक जाना चाहिए। आप ठीक है, मोदी के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ लोगों में गुस्सा है तो उसमें आग डालनी चाहिए, घी डालना चाहिए, तेल डालना चाहिए। तो आप तेल या घी डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जहाँ आग है ही नहीं, अगर आप कोयले पर जो जला हुआ नहीं, सूखा कोयला है, उस पर घी डालोगे तो अपने आप तो आग लगने वाली नहीं है। इसलिए जो मुद्दे हैं, आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उससे क्या होने वाला था? आप बेरोजगारी की बात करते तो बेरोजगारी में क्या होगा, इस पर आप नहीं बोल रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के मुद्दे नहीं उठाएंगे, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ कि भाई मेरा गला बैठा हुआ है, कफ हुआ है, तो बोलेगा अच्छा एक काम करो, ब्लड टेस्ट करो, सर दर्द है कि नहीं चेक करते। तो मैं क्या करूँगा? मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे डॉक्टर के पास जाऊँगा। मैं बोलूँगा ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। तो वोटर इनसे दूर जा रहा है। इसका कारण ये है कि वो बोल रहा है कि मुझे यहाँ बीमारी है, यहाँ तकलीफ हो रही है, और आप दूसरी किसी चीज़ के बारे में अपनी डायग्नोसिस कर रहे हो। तो वो तो आपसे झगड़ा करने के बजाय दूसरी डॉक्टर के पास जाता है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल वही बात हो रही है। भाऊ, जंगल राज पर लगभग सभी नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जेपी नड्डा गए वो भी, अमित शाह ने भी, और जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है उन्होंने भी बार बार प्रहार किया है, लोगों को याद दिलाया है। लालू यादव और उनके परिवार के घोटालों और भ्रष्टाचार पर भी रोशनी डाली है, बताया है लोगों को। ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है बिहार में, या बन चुका है, और लोगों को ये याद दिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप जो बोल रहे जंगल राज, लोगों को ज़रूरत पड़ती है वगैरह, मैं नहीं मानता। लोगों को पता है। ये ज़रूरत पड़ती है मीडिया के लिए, क्योंकि आजकल उल्टा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आम जनता की मेमोरी बहुत वीक होती है। आजकल ऐसा उल्टा हो गया है कि मीडिया की मेमोरी वीक हो गई है, जनता की बीमारी अच्छी धाकड़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मीडिया को बताना पड़ता है कि भाई है, लोग बोल रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत चैनल पर भी लड़कियां बच्चियां बातें करते देखे। मुस्लिम लड़कियों का एक वीडियो मैंने देखा, तो वो बोलते क्यों तेजस्वी चाहिए? क्या हमको कॉलेज छोड़ना है? हमको स्कूल छोड़ना है? क्या हमको 4 बजे के बाद घर में बंद रहना है? हमको नहीं चाहिए तेजस्वी।
नीतीश होना है वो बात छोड़ दो, लेकिन तेजस्वी नहीं चाहिए, लालू नहीं चाहिए, तो वो भी जंगल राज ही बोल रही है। जंगल राज शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है, लेकिन जो निकला है वो तो जंगल राज का ही वर्णन कर रहा है। तो ये देखो, एक जख्म होती है, जख्म सूख जाती है तो उस पर जो एक कवर तैयार होता है वो निकालना भी ज़रूरी होता है कभी कभी, तो जख्म गीली हो जाती है, खून फिर से निकलने लगता है। तो उतना ही काम किया है बीजेपी वालों ने। उनको लगा कि इस समय जहाँ वेदना हो सकती है, यातना हो सकती है, वो जगह दिखानी ज़रूरी है, तो उन्होंने अपने तरीके से किया। पहले चरण के मतदान से एक ट्रेंड सेट हुआ है, यानी टर्नआउट जो है वो काफ़ी बढ़ा है। ये जो SIR हुआ है, मतदाता सूचियों का जो विशेष सत्यापन हुआ है, इसकी वजह आप इसे मानते हैं या सरकार के ओवरऑल काम अच्छे रहे हैं? जैसे वहाँ पर जो मूलभूत संरचना है, जो ढांचा है, एक्सप्रेसवे है, हाईवेज़ हैं, यमुना पर ब्रिजेज़ हैं, अभी 4 ब्रिज बन करके तैयार हो गए और 7-8 ब्रिज बन रहे हैं, लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बिहार में अब कुछ घंटों को छोड़ दें तो बिजली भी आ रही है, तमाम तरह की सुविधाएं भी लोगों को मिली हैं। महिलाएं बड़ी वोकल दिखाई दे रही हैं, जो चैनलों पर उनकी बाइट आ रही है और सोशल मीडिया पर आ रही है, और वो अब वोकल होकर के मोदी जी के पक्ष में बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक समग्रता में अगर देखें तो जो 3 राज्य बीमारू राज्य कहलाए जाते थे, आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो 2 राज्य पहले ही उस बीमारू राज्य की टेक से बाहर निकल आए। अब बिहार भी उस तरफ जा रहा है और लोग सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं हमेशा एक इसके लिए एग्जांपल देता हूँ कि हम कहीं ट्रेन से या हवाई जहाज़ से जाने वाले होते, तो हम घर से निकलते, बस से या टैक्सी लेकर पहुँचते, तो ऐसे वक्त में ट्रैफिक जाम में फंस जाते तो हमारी जान निकली जाती है कि टाइम जा रहा है, ट्रेन निकल गई तो, प्लेन निकल गया तो। और हम जब पहुंचते थोड़ी देर से अगदी एकदम टाइम पर पहुंचते, अब बोगी तक कैसे पहुंचे या क्या होगा, सिक्योरिटी होगी कि नहीं, ये सब सोचते और देखते अरे ट्रेन तो लेट है, हवाई जहाज़ तो प्लेन का फ्लाइट तो लेट हो गया, तो हम खुश हो जाते, यानी लेट होकर भी खुश हो जाते क्योंकि हम लेट पहुंचे। अब दूसरी बात होती है कि हम समय पर पहुंचे और ट्रेन या प्लेन लेट होता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तो लोगों का जो सोचने का तरीका होता है उस पर निर्भर होता है। लोग जब देखते हैं कि हाँ भाई लालू या ये बदलाव किया तो वापस कहाँ जाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब 80s का समय था तो कलर टीवी नहीं था, तो आज तो कलर टीवी आ गया, हमारे मोबाइल पर कोई कलर हम एक दूसरे से बात कर सकते। तो अगर ऐसे ज़माने में आप लोगों को बोलोगे कि हट जाओ इसमें से क्या रखा है, हम तो आपको ट्रांजिस्टर देने वाले, क्या टीवी देखते बैठे, तो कितने लोग ट्रांजिस्टर के पीछे भागेंगे। आप सोचो, फर्क वही होता है, आम जनता का सोचने का तरीका इतना होता है कि भाई 100 रुपये में से अगर 105 भी होते बहुत हो गए, 110 अरे बढ़िया। आप बोलोगे कि आओ मेरे पास, मैं 200 देने वाला हूँ, 300 देने वाला हूँ, खटाखट खटाखट, लोग समझते हैं खटाखट का मतलब। तो फर्क वहाँ पड़ता है कि नहीं भाई, अगर थोड़ी भी गलती की, मोदी जैसे 2024 के चुनाव में थोड़ी गलती हो गई तो ये सर उठाकर सामने आ गए कि मोदी को हटाना चाहते, यानी आपका सिक्योरिटी कवच हटाना चाहते। तो अब हर विधानसभा में इनको रोकना चाहिए, ये लोकसभा के बाद ही तय हो चुकी बात है। तो ये अगर वोटिंग हो रहा है तो वो एक तो प्रो इनकम्बेंसी है, और दूसरी अगर आंकड़े बढ़े, मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा 8-9% जो बढ़ा है, तो उसका कारण जो झूठे थे वो निकाले गए, और या तो जो झूठे हैं वो वोटिंग को नहीं आ रहे, इस कारण 2-4% ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट में जो 10-12% झूठे थे वो हट गए। सबकी निगाहें अब 11 नवंबर पर है, जब दूसरे चरण का मतदान होने वाला है।
और जाहिर है 14 नवंबर उस पर भी निगाहें रहेगी और लोग ज़रूर उतावले होकर के उसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों के चुनाव, जिनमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। और बिहार में जैसा देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अगर नतीजा आता है, यानी बिहार में फिर एनडीए की सरकार रिपीट होती है, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। इसलिए 14 नवंबर को जब नतीजा आएगा सबकी निगाहें रहेंगी। देख जाते जाते थोड़ी बात बोलूँगा, अगर सरकार आती तो मैं खुश नहीं रहूँगा। मेरी अपेक्षा है कि 180 से 200 तक आंकड़ा जाना ही चाहिए, तो मैं उसको प्रो इनकम्बेंसी कहूँगा, वरना ये एसआईआर का मामला होगा। भाव बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अपने मित्रों को फॉरवर्ड भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।